Hello friends, Nifty is down by 500 points in today's market. Auto index is down by 4%. Nifty Bank has been down by almost 3%. Crude oil is above 110 and it's sustaining very well. FIIs are selling, there is a AI disruptions, auto index or like the Nifty IT industry index is down. So there is a lot of uncertainty in the market, and these uncertainties we don't know when this will prevail. Like कब Donald Trump will wake up in the morning and will decide to stop the war, that we don't know. इसीलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. एफ आई एस की सेलिंग है. एवरी फंड मैनेजर इज आस्किंग पीपल टू स्टे इन द कैश. सो इतनी ज़्यादा अगर अनसर्टनिटी होती है, लेकिन वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज द राइट टाइम फॉर एनी बिग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर ऑल द टाइम. इमेजिन वो एक पीरियड जहाँ पर कोविड में 8 मार्च को जब निफ्टी डाउन था ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हाइज, लेकिन वहां पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती. ये तो हाइंडसाइट में पता चलता है कि बॉटम कब बनता है, लेकिन वी डोंट नो व्हेन द बॉटम विल अराइज. इसलिए एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे लेवल्स है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जिसको आपको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा. हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ये बोलना आसान है, लेकिन इसमें एक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज हमारे जो पोर्टफोलियो है, जो पहले से ही इन्वेस्टेड अमाउंट्स है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव में दिख रहे हैं. एक थोड़ा सा ब्लड बाथ जैसा सिनारियो दलाल स्ट्रीट पे है. स्मॉल कैप इंडेक्स तो बियर फेज में है लास्ट 15 मंथ से. कोई रिटर्न अच्छे तरीके से नहीं बन रहे हैं. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट एक साइकिल्स में चलते हैं. एक बुल मार्केट होता है तब बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाते हैं, पैसा बनता है. बियर मार्केट में पैसा इन्वेस्टर खो देते हैं. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट हमें ये इम्प्रूव करना है अपने आप में कि बुल मार्केट में हम इतना पैसा कमाएं कि अगर बियर मार्केट में थोड़ा चला भी जाए तो वो जो प्लस माइनस का सिचुएशन है वो हम नेट नेट पॉजिटिव रहे. इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें कभी नजर आती है तो हमें ग्रेजुअली उस चीज को देखना चाहिए. बिकॉज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी जो क्रूड के लेवल्स है 110 हो या 113 जो भी अभी आज टच किए थे, वो डोनाल्ड ट्रम्प के एक ही ट्वीट के साथ 50% गिर भी सकते हैं. हम इसराइल और ईरान के युद्ध के पहले ये जो 67 $68 पर बैरल का जो एक क्रूड ऑयल का सेंटीमेंट्स था, वो अभी 113 जा रहा है. और कतार के जो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इसको 150 भी हो सकता है यू नो इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम. तो हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ चीजें जाएगी हम, लेकिन मुझे ये पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के एक ही ट्वीट के साथ ये क्रूड का जो सर्ज आया है वो नीचे भी आ सकता है बहुत जल्दी, और फिर से इक्विटी मार्केट ऊपर जा सकती है. आपने इतने दिनों से एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इंडियन मार्केट में बियर फेज जो है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, और जो बुल फेज है वो बहुत लंबे समय के लिए रहता है. ऑब्वियसली पिछले 15 महीनों में उतने ज्यादा पैसे नहीं बना है और मार्केट जो है वो नीचे ही गिरते चले जा रहा है. इन्वेस्टर का पेशेंस टेस्ट हो रहा है. लेकिन यही एक समय होता है जहां पर हम अपने आप को थोड़ा सा उस चीज में ढकेले कि जहां पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी अच्छी आई है. पिछले जो क्वार्टर गया है वहां पर कई अच्छे स्मॉल कैप्स की कंपनीज अवेलेबल है. वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली वी डोंट नो कि वॉर कब स्टॉप होगा, कहाँ पर चीजें प्रिवेल हो जाएंगी, क्रूड ऑयल कहाँ जाके सेटल हो जाएगा. ये सारी चीजें हम नहीं बता पाएंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक बकेट लिस्ट बनाए अपने स्टॉक्स के ऊपर, जहां पर हमें लगता है कि अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, और हमें जहां पर अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रेजुअल तरीके से, एक साथ नहीं, ग्रेजुअल तरीके से इन्वेस्ट करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा निफ्टी के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये सैलाब जा सकता है. निफ्टी बैंक में क्या सकता है, ऐसे कौन से इंडेक्स है जो मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छे परफॉर्मेंसेस रखने का उम्मीद रखते हैं. यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, बॉन्ड में क्या सिचुएशन है, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे. थोड़ा वीडियोस के ऊपर चलते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आज की बात करूं तो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है क्रूड. अगर मैं क्रूड की बात करूं तो ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा अभी ये रिट्रेस हो चुका है. अगर मैं आज के भाव देखूं तो 119 का हाई ये क्रूड ने लगाया था, लेकिन अभी ये डाउन होके 91 के लेवल के ऊपर आ गया है. अगर मैं 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर देखो, क्रूड में अभी एक कैंडल बनी है, ये लेटेस्ट लाइव चार्ट है. तो 92 के लेवल के ऊपर तो क्रूड आ गया है. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक कूल ऑफ हुआ है क्रूड. ऑब्वियसली कई कुछ न्यूज आई होगी जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन कुछ तो न्यूज आई होगी. जैसे मैं कह रहा था वीडियोस की शुरुआत में कि क्रूड ऑयल 120 जा सकता है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रम्प के एक ही ट्वीट के साथ वो बहुत नीचे की तरफ भी आ सकता है. आई थिंक G7 कंट्रीज अभी प्रिपेयर कर रहा है कि थोड़ा सा ऑयल
सप्लाई मार्केट में लाने की बात हो रही है, तो जिसका भी एक न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है। आई एम नॉट टू प्रेटी श्योर, बट ये क्रूड अभी नीचे आ रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन मार्केट। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में भी थोड़ी सी गिरावट ऊपर से नीचे तक अभी आई है। ये देखो अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट है। सिल्वर में भी थोड़ी सी गिरावट है, कॉपर में भी ऊपर से नीचे तक एक गिरावट है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है ये जो डॉलर इंडेक्स है, वो आप देखो 92 के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ये 92 के लेवल है वो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं, क्योंकि एफ का रिटर्न नहीं बनता है। जब भी कभी ये 92 का लेवल 94 चला जाएगा, तो ऑब्वियसली डॉलर रिटर्न्स में एफआई का पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अगर मैं एफआई एक्टिविटी दिखाऊं, 9 मार्च को 6,345 करोड़ का बेचा है। डीआईआई यहाँ पर खरीद रहे हैं। यहाँ आप देखोगे पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से एफआईआईज अपने माल को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अगर मैं फरवरी की बात करूँ, जनवरी की बात करूँ, दिसंबर की बात करूँ, तो एफआईआई तो पूरी तरीके से नेट सेलर है मार्केट्स में। डीआईआई जो है वो एफआई ये जो है वो नेट बायर है इंडियन मार्केट में। ऑब्वियसली ये जो एसआईपी का पैसा जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जाती है, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स में एक जो तादाद भरी हुई है, जिसकी वजह से डीआईआई बाई करते हैं लेकिन एफआईआई सेल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहूंगा, जिसका नाम है कि कोस्पी, जो एक साउथ कोरियन का इंडेक्स है। अगर मैं साउथ कोरियन के इंडेक्स आपके सामने रखूँ तो पूरी दिसंबर से लेके बहुत ही मतलब यहाँ देखो ये 3000 के ऊपर इंडेक्स था 1 सितंबर 2025 को, 3133, और यहाँ से हाई लगा है 6297, तो डबल हुआ है साउथ कोरियन इंडेक्स। ये दो चीज़ों की वजह से हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़े जो इंडेक्स है, मतलब ये जो कॉस्पी का इंडेक्स है, इसमें एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। मतलब पूरे इंडेक्स का 40-45% ऑफ वेटेज इन दोनों स्टॉक्स में है। ये दोनों स्टॉक्स चिप्स रिलेटेड है। जितना एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जितनी एआई की डिमांड बढ़ेगी, तो चिप्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते ये चिप्स वो बनाने वाली कंपनियां है जिसमें सैमसंग ने इन्वेस्ट किया है और एसके हाइनिक्स बनाती है। तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा उबाल आया है। ऊपर से नीचे तक बहुत गिरा है। आज के मार्केट सत्र में भी 6% की गिरावट कॉस्मे में थी। ऊपर से नीचे तक अभी भी ये 20% से गिरा है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर तक देखूं तो अभी भी ये 20% गेन की तरफ खड़ा हुआ है। तो अगर मैं एक एफआईआई हूँ, मुझे कोरियन मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है और इंडियन मार्केट में मुझे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी नहीं नजर आ रही है, $92 में मेरा रुपया और डॉलर का इक्वेशन चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्ट करूंगा कॉस्पी जैसे इंडेक्स में। मुझे अच्छा रिटर्न वहां पर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए कोई इंडिया पाकिस्तान ये सारी चीजें नहीं होती है। इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका रिटर्न, उसको भी अपने जो शेयर होल्डर्स है, जो फंड में इन्वेस्ट करता है, उसको रिटर्न बना के देना है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर भी रिटर्न बने वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बने या अमेरिका में बने वो मैटर नहीं करता है। मैं थोड़ा जापान का भी इंडेक्स, अगर मैं निकाई जो है, निकाई जो है, तो वो भी अगर आप देखो, वो भी नीचे से ऊपर तक कितने अच्छी तरीके से ऊपर में बुल मार्केट में फेज में है। तो वहां पर भी एक अच्छा है। तो जापानीज मार्केट भी अच्छी चल रही है। अगर चाइनीज मार्केट थोड़ा सा मैंने देखा था लैग कर रही है। शंघाई कंपोजिट टोटल इंडेक्स की बात करें तो वो भी ऊपर की तरफ है। तो ये सारे इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली इंडिया का मार्केट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो पूरा सा डाउनग्रेड में है। अगर देखो ऊपर से नीचे तक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ से ये मार्केट नीचे से नीचे गिरा हुआ है और एक बियर फेज का एक एनवायरनमेंट है। सबसे मुझे बियर फेज जो लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप, सॉरी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एक पसंदीदा सेक्टर था, जहां पर मुझे बेयर फेस बहुत नजर आ रही है। लेकिन अभी मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप, सॉरी स्मॉल कैप इंडेक्स इतना गिरेगा, क्योंकि बहुत पूरी तरीके से पिटाई हो चुकी है स्टॉक्स के। अगर मैं वैल्यूएशन देखूं, पीई लेवल देखूं, तो 20-25 के रीजनेबल लेवल्स के ऊपर अभी मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल है। कभी भी आपको लगे कि पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, अगर मैं स्क्रीनर पे थोड़ा और चले जाऊं और आपको एक चीज दिखाऊं, so why I'm saying कि there is a bottom out formation in the Nifty small cap। पता नहीं यहाँ पर आता है कि नहीं, बट निफ्टी या निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप्स में बहुत ही, या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स या निफ्टी 250 का इंडेक्स है, ये देखो अभी 24 के पीई के ऊपर आ गया है। अगर मैं पीई रेशियो की बात करूँ, ये तो पहले एक 34 के पीई रेशियो के ऊपर अवेलेबल हुआ करता था। अगर मैं 3 साल का एक चार्ट दिखाऊं तो ये हाई लगता है 35-36 और फिर वापस आता है और फिर 20-25 के लेवल से ऊपर की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट जो है, ये जो इंडेक्स है, अभी थोड़ा सा बॉटम ऑफ फॉर्मेशन में है। अभी वैल्यूएशन रीजनेबल है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक अच्छा स्टॉक उठा के ले लो, वहां पर आपको रीजनेबल अच्छे ही मिलेंगे। जो कंपनियां 25-30% से ग्रोथ कैगर से ग्रो हो रही है, वहां पर भी पीई वैल्यूएशन अभी सस्ता हो रहा है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि वी टू रिटेल, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा 50% से ग्रो करने वाला कंपनी है,
वो 53 के पीई के ऊपर है। अगर इसका मैं हाई दिखाऊं तो ये 143 के लेवल के ऊपर अवेलेबल था। मनोरमा इंडस्ट्रीज की मैं अगर बात करूं तो ये भी जो कंपनी है ये अभी 36 के पीई के ऊपर है। इसका हाई देखूं मैं तो ये 126 के पीई के ऊपर था। तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है। 30-35% के कैगर से ये अर्निंग ग्रोथ दे रही है और वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। तो ये इंडेक्स मुझे थोड़ा सा बॉटम अप लगता है। निफ्टी मिड कैप में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज यू कैन फाइंड। सबसे दिक्कत जो है इंडिया में वो है कि निफ्टी आईटी कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को। ये एक लेगार्ड बन चुका है बिकॉज ऑफ द एआई डिस्ट्रप्शन। और जो हमारे बड़े जो कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्होंने कभी इनोवेशंस पे ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इनको जो एक एंथ्रोपिक का क्लॉड करके एक जो एजेंटिक एआई में जो कोड बनाता है उससे दिक्कत आ रही है। सास में सेल ऑफ है यूएस में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली ये इंडेक्स जो है तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत देता है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू बाय लॉट ऑफ आईटी नेम्स बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग, इवन दो गिरावट बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ से, मार्केट बॉटम आउट करके थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए तो यहाँ से, लेकिन आउट परफॉर्म करने की बात मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती है। आज के मार्केट में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत जो लगी है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक एक समय में, मतलब लास्ट वीक में ही 61 के लेवल, 61,000 के लेवल पे ऊपर था। यहाँ पर आप देखो बहुत 3-4 दिनों में बहुत ब्रूटल करेक्शन आया है। तो ये ब्रूटल करेक्शन आपको ये दिखाता है कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इंडिया में जो आरबीआई है वो रेट कट की जगह रेट इंक्रीज की भी बात हो सकती है। You need to understand these normalities and these macroeconomics, then you will understand why bank nifty is going down. तो इंडिया में अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली सारी जो दिक्कत है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में आ सकती है। और इसके चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नीचे की तरफ खसक रहे हैं। तो क्रूड जब भी हाई होता है, आपने कभी भी देखा होगा पास में, क्रूड जब भी हाई होता है तब हमारे यहाँ क्या होता था पहले, अगर मैं देखूं 3-4 साल पहले 2022-23 की बात करूं, क्रूड अगर ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी नीचे जाता था लेकिन आईटी ऊपर जाता था, क्योंकि आईटी और क्रूड का उतना ज्यादा रिलेशन है नहीं है। तो वहां पर एक अच्छा बेनिफिट इंडियन मार्केट को मिलता था। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यहाँ पर भी 120 का क्रूड लगाया था, क्रूड ऊपर गया था, लेकिन इसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया था। लेकिन इंडेक्स को पूरी तरीके से संभाला था आईटी ने। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द आईटी, बिकॉज ऑफ द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और ये जो एआई का, क्लॉड का, एंथ्रोपिक का जो एक फियर है, सास नेम में जो फियर है, जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स में गिरावट है। तो आईटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंकिंग भी सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो सबसे अच्छा मुझे जो फ्लेवर लग रहा था पूरे इंडियन मार्केट में वो था ऑटो इंडेक्स। बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन, दिवाली और ये सब फेस्टिवल थे, इनके रिजल्ट्स जनवरी फरवरी में अच्छे आए थे। ऑटो इंडेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए थे। तो वहां पर मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी। लेकिन ये मार्केट में भी 4% की गिरावट आ गई है। ये क्यों है? क्योंकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होते हैं। आप कभी भी देखो, इंटरेस्ट रेट अगर कभी हाई होते रहे तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो निफ्टी ऑटो को आती है, क्योंकि निफ्टी ऑटो जो है वो ऐसा माना जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट है। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना ये जो निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये जो ऑटो व्हीकल सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मारुति सुजुकी की बात कर लो, अगर आपको बहुत कम समय में अगर आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट में कार मिल रही है और एक समय के बाद आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो आपको जो बैंक को पैसे देने हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके चलते ऑब्वियसली लोग थोड़ा सा अपनी जो बाइंग है वो थोड़ा सा डिफर करते हैं। तो मार्केट ये बहुत सारी चीजों को पहले ही एडवांस में डिस्काउंट कर लेता है। मार्केट ये सोचता है यार यार अभी तो नंबर अच्छा है ऑटो इंडेक्स के जीएसटी की वजह से, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते जाते हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो इसीलिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी थोड़ा सा डाउनाडोल सिचुएशंस में है। मुझे जो सबसे बड़ा और सेफ जो इंडेक्स लगता है वो है निफ्टी हेल्थ केयर। आप देखो निफ्टी हेल्थ केयर में आप 0.13% की गिरावट है। तो इस इंडेक्स में आप you can try to find the good quality companies. There are various companies like for example यथार्थ हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, रेनबो हॉस्पिटल्स है, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। नारायण हृदयालय है, जिनको आप देख सकते हो। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट दीज आर द कंपनीज अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस। एंड निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा जो है, आप देखो पूरे इसमें 0.16% की गिरावट है। आज 500 पॉइंट से निफ्टी डाउन था, लेकिन निफ्टी फार्मा जो है 0.16% से डाउन है। निफ्टी हेल्थ केयर जो है वो 0.13% से डाउन है। तो ये दोनों इंडेक्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी वही गिरावट है। कोई वहां पर ये नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट है। एफएमसीजी का तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं समझ नहीं सकता हूँ कि एफएमसीजी इतना क्यों गिर रहा है।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं न कहीं निफ्टी एफएमसीजी बॉटम आउट होना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत बहुत क्रिटिकल एक गिरावट है। 66,000 से ये 49,000 पे ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये थोड़े से बॉटम आउट होने चाहिए। अगर हम थोड़ा-सा यूएस मार्केट की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज़ द यूएस मार्केट एज़ वेल। तो यूएस मार्केट में आप देखो, ये ग्रीन बंद हो रहा है यूएस मार्केट। आप देखो यहाँ पर खुला था आज, लेकिन एक 681 के लेवल के ऊपर मुझे लगता है कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से यूएस मार्केट में अभी देखो, ये देखो, ये there is something news has been coming at the way now, and that's why this market is totally up at this level in point in time. तो आप देखो कि Nasdaq में भी 3% की जंप है, S&P 500 में भी 1.1% की जंप है, Nvidia ऊपर है, गूगल ऊपर है, Palantir ऊपर है, सारे सेक्टर्स में आप देखो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले कुछ तो न्यूज आई है जिसकी वजह से सारा मार्केट जो है वो ग्रीन हो चुका है। ये देखो हिम्स जो है एक अच्छा स्टॉक, वो 44% में अमेरिका में ऊपर है। तो यू नीड टू आल्सो एनालाइज द अमेरिकन मार्केट वर्सेस द इंडियन मार्केट एज वेल। ये जो सॉफ्टवेयर नेम है, स्नोफ्लिक्स हो, सर्विस नाउ हो, वो भी थोड़े से पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। माइक्रॉन का जो स्टॉक है वो भी अभी ऊपर है। तो ये देखो वीजी जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। ये डायरेक्शनली इंपॉर्टेंट है आपके ऑयल और क्रूड ऑयल के समय से। अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो ऑब्वियसली वीजी नीचे जाता है, क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो वीजी नीचे जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द नुआंसेस इन द यूएस मार्केट। लेकिन एज फार एज अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूं, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे खसक रहा है, 4.096 है। अभी ये थोड़े देर पहले 4.129 था। अभी ये this market has been like 4.096। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे आ रही है, विच इज अ गुड साइन फॉर द अमेरिकन मार्केट। तो जो मैं कह रहा था कि अमेरिकन मार्केट इज, अगर मैं अमेरिकन मार्केट को दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा चार्ट ये नजर आएगा। यू नो दिस चार्ट यू कैन इजीली सी दैट दिस इज अ वेरी गुड बुल मार्केट। यहाँ पर कहीं आपको एक निगेटिविटी भी नजर नहीं आती है। और जिनके रिजल्ट्स आए हैं, जैसे एनवीडिया के रिजल्ट्स आए, मुझे लगता है 70% की ग्रोथ दिखाई, गाइडेंस अच्छा दिया है। पैलेंटियर ने 60% की ग्रोथ दिखाई, गूगल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। हाँ, थोड़ा सा हालांकि उन्होंने कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द Amazon, द गूगल, द पैलेंटियर्स, द एनवीडिया शुड डू वेल डिस्पाइट ऑफ द निगेटिविटी ऑल अराउंड, बिकॉज उसका कोई लेना देना है नहीं है इतना ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम द क्रूड ऑयल के जो बढ़ने का जो चांस है। अमेरिका में क्या होता है, क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो एलएनजी के दाम बढ़ते हैं, गैसेस, नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आने की उम्मीद रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि वो नवंबर 2026 में जो उनका मिड टर्म इलेक्शन में, जहां पर वो निगेटिविटी में थोड़े से आ जाए, तो वो नहीं चाहती कि वो मिड टर्म इलेक्शन लूज कर जाए। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो एक मिड टर्म इलेक्शन को फेस कर रहा है और वो नहीं चाहेगा कि मेरा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आए, वो नहीं चाहेगा कि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़े, तो ऑब्वियसली उसको वोट नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको समझना पड़ेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहने की वही बात कर रहा था कि मेरे वीडियोस कि दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म पेन दैट यू हैव टू गो थ्रू एज ए इन्वेस्टर। मार्केट हमेशा एक सिक्लिकल चीज होती है कि बुल मार्केट और बियर मार्केट आते जाते रहते हैं, लेकिन यू नीड टू वेरी वेरी मच अवेयर व्हाट्स हैपनिंग ऑन द मैक्रो सेंस। अगर मैक्रो आपको ये कह रहा है कि प्रोलॉन्ग बियर मार्केट का 15 महीने का फेज इंडियन मार्केट से निकल चुका है, then there is a good time to add your positions, to add gradually. I'm not saying add today everything, but gradually you can add those kind of a position and then make yourself। अभी अगर यूएस में देखो तो बहुत सारे स्टॉक अच्छे लेवल के ऊपर अवेलेबल है, that you can utilize and take an advantage of it, and you can play around। So होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।